माय नेम इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं CUET एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्या जेई और नीट स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देना जरूरी है? तो इसका आंसर है जरूरी नहीं है, बट देना जरूर चाहिए। तो देना क्यों जरूर चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि भाई ये CUET एग्जाम होता क्या है? काफी बच्चों को अभी तक पता ही नहीं है, और इस एग्जाम को कौन कौन स्टूडेंट्स देने वाले हैं। तो देखो, इस एग्जाम को क्लास 12th पास हर स्टूडेंट जरूर देगा, बिकॉज ये एग्जाम आपको हेल्प करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि DU होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, APJ अब्दुल कलाम, तो ऐसे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको चलाती हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन लेनी है तो ये एग्जाम आपको जरूर देना है, कंपलसरी है। अब आ जाता है भाई ये CUET एग्जाम है क्या? तो दिस इज अ कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेनी है, ये 45 यूनिवर्सिटीज में किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेनी है, तो आपको जो है ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आपकी क्लास 12th में 50% होने चाहिए। उसके बाद आपके इस एग्जाम के जो नंबर आएंगे, जो इसकी कट ऑफ जाएगी, उसके बेसिस पे आपको ये जो यूनिवर्सिटीज है इनमें कोर्स और एडमिशन दी जाएगी। अब कितनी सीट्स हैं? तो यहाँ पर आपको 1.68 लाख सीट्स हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा है, 1,68,000। ओके, तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जेई और नीट के एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर कंपटीशन हद से ज़्यादा होता है। आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, स्टिल आप एकदम बेस्ट से बेस्ट बंदे से लड़ रहे हो, अब कहीं ना कहीं आपकी मेहनत थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये एग्जाम क्यों देना है? नीट वाले और जेई वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरह से सुन लो, बिकॉज चाहे आपने उधर अपना बेस्ट दे रहे हो, ठीक है, बट स्टिल अगर नहीं होता तो, ठीक है, एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए कि अगर प्लान A काम नहीं करा तो फिर क्या करें। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर आपको BTech भी मिल जाती है, मेडिकल के कुछ कोर्सेज हैं, अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब आ जाता है एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है? तो NTA इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। NTA इज द सेम एजेंसी जो आपके जेई और नीट को कंडक्ट कराती है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं इस एग्जाम में। तो यहाँ पर चाहे आप कॉमर्स करने वाले हैं, चाहे आप आगे चलकर आर्ट्स करने वाले हैं, चाहे आप आगे चल के साइंस का कोई कोर्स लेने वाले हैं, तो उनमें से कुछ कोर्सेज मैंने आपको आइडिया देने के लिए लिख दिए हैं ताकि थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। तो BSc एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, BSc जियोलॉजी कर सकते हैं, BSc बॉटनी कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ऑनर्स के कोर्सेज भी होते हैं। आप BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स फिजिक्स, BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, कुछ भी, ठीक है, जो आपको लेनी है आप ले सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है यार, DU में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, BSc इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे बच्चे भरते हैं फॉर्म्स। तो इससे पहले क्या होता था, हर यूनिवर्सिटी अपना खुद का टेस्ट करवाती थी, ठीक है, जिसकी बेसिस पे वो कट ऑफ निकालते थे और एंट्रेंस मिलती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा। नाउ दिस इज द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट। तो चाहे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, चाहे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, आपको यही एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है और आपको डॉक्टर नहीं बनना या फिर MBBS BDS नहीं करना, स्टिल बिकॉज वी नो डैट कि यार साइंस के बाद अगर आपको वो नहीं करना तो आप BSc भी कर सकते हैं। दैट इज़ अ हाईली डिमांड कोर्स। तो BSc में आपको मैंने बता दिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इसी तरह से BSc बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री भी आ जाती है, जो कि कुछ ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाती है। BTech की बात करते हैं तो BTech में भी आपको बहुत सारी जो है कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि BTech IT, BTech MI, BTech CE, BTech CSC और BTech EE, ठीक है, तो ये भी आपको करवाए जाते हैं। ओके, आई नो डैट यार आपका टारगेट बड़ा होगा, आपको IIT एम्स में जाना होगा, बट सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। और तुम्हारा यार कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है, यू हैव टू जस्ट गिव इट, तो बस दे दो। इसी तरह से BBA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, और अगर आपको इनमें कोई भी स्पेसिफिक कोर्स जो आपको पता है कि हाँ यार हमको इसके लिए प्रिपेयर करना है, BCom ऑनर्स करनी है, BCom फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी करनी है, तो उसके लिए आपको ये एग्जाम देना है। लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट है आपकी 6 मई। तो आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं 1 मई को, तो 6 मई तक आपकी जो लास्ट डेट है, एग्जाम ओपन रहेगा। ओके, 6 मई तक। और मेरे को लगता है कि जो डेट्स एक्सटेंड हो सकती हैं,
बिकॉज अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कैसे करना है, और अभी सीबीएसई का जो एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड है। ओके, और इधर बात कर लेते हैं भैया अब आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस देखो यार, जो है आपका क्लास 12th एनसीईआरटी ही आने वाली है आपको। क्लास 12th एनसीईआरटी के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार बोर्ड से होंगे, जो सीबीएसई बोर्ड से नहीं होंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, नॉइस के स्टूडेंट, आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स जिनको एनसीईआरटी नहीं थी, बट एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो अब क्या करा जाए, तो यहाँ पर देखो पढ़नी आपको एनसीईआरटी है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी मैं आपको एक बुक बताने वाली हूँ, ठीक है, डेट विल हेल्प यू, बिकॉज एनसीईआरटी का आपका हर टॉपिक कवर होना चाहिए। और स्पेशली फॉर सीबीएसई वालों गाइस, ये नहीं है कि टर्म 1 नहीं आएगी, पूरी क्लास 12th आएगी, तो टर्म 1 टर्म 2 मतलब पूरा सिलेबस, कुछ भी रिड्यूस नहीं करना, सब कुछ आना है। तो उसके लिए आपको चाहिए फुल टॉपिक्स, ठीक है, उनकी क्लैरिटी। अब टॉपिक्स चाहिए तो मतलब उसके सब टॉपिक्स भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ दिया और कुछ ना दिया हो। तो आपको माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। किस में मिलेंगे, मिल जाएंगे आपको एडुकार्ड की बुक में। तो अगर आप मार्केट में देखोगे आपको कोई भी ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसमें आपको जो एग्जाम के ऑफिशियल पेपर, जो मॉक टेस्ट है, जो साइट पर आ चुके हैं सब्जेक्ट वाइज, वो आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई एग्जाम आ चुका है, उसके मॉक टेस्ट आ चुके हैं। दिस इज द ओनली बुक एडुकार्ड जहाँ पर आपको जो मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे जो कि CU CET के हैं, जो कि इसी का प्रीवियस वर्जन था, और सभी कुछ आपको डिटेल में जो कि आपको चाहिए रहेगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये बुक लेते हो। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यार कि ये बुक का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, सिलेबस भी क्लियर हो गया। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको आने वाला है सेक्शन A, बेसिकली सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 में जो है आपको एक में 13 लैंग्वेजेस हैं और एक में 19 लैंग्वेजेस है। तो ये आप मान लो कि इनमें से आपको लैंग्वेज चूज करनी है, मैक्सिमम आप 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जो आपका 1A है उसमें आपको मिल जाते हैं आपके इंग्लिश के साथ साथ जितने भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज दे सकते हैं आप एग्जाम के लिए चूज कर सकते हैं। आप हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, एनी, ठीक है, एनी लैंग्वेज यू कैन चूज फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, और इसी तरह से अगर आप इसमें से कोई लैंग्वेज नहीं लेना चाहते 1A में से, तो आप 1B में से कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और जो 1B की लैंग्वेजेस हैं दैट आर द फॉरेन लैंग्वेजेस, Russian, Germany, French, sorry, and then we have Chinese, Tibetan, any language, okay? तो इनमें से जब आपने एक लैंग्वेज को चूज कर लिया, मैक्सिमम आप 2 चूज कर सकते हैं इफ यू वांट, ओके? तो देन आपके पास आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो टारगेट है वो है कि आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा। डोमेन स्पेसिफिक मतलब कि जो आपने अपने कोर्स आगे चल के लेना है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मान लो मुझे BSc एग्रीकल्चर लेना है तो मुझे उसमें मेडिकल नहीं, तो मुझे उस पर फिजिक्स सेलेक्ट करनी है, केमिस्ट्री सेलेक्ट करनी है, साइंस सेलेक्ट करनी है। तो जो भी मुझे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं मैं उनको सेलेक्ट कर लूँगी। ओके, तो यहाँ पर आपके 27 टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे। ओके, 27 में से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको लिस्ट दिख रही है तो ये सभी सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। अकाउंटेंसी आ जाएगा, इसमें फाइनेंस है, काफ़ी कुछ है, जिसमें से आप 6 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 1 है, उसका जो मेन मोटिव ये है कि वो आपका चेक करेगा कि इस बंदे को लैंग्वेज कितनी अच्छी तरह से आती है जो उसने सेलेक्ट करी। उसमें आपकी फ्लुएंसी चेक होगी, आपकी वोकैब चेक होगी, आपकी ग्रामर चेक होगी। वो कैसे चेक होगी, वो चेक होगी आपको उसमें 6 से 7 पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन आ जाएंगे। उस कॉम्प्रिहेंशन में आपको MCQs, ठीक है, अब उस MCQs में आपको फिलअप्स हो सकते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, और जो आपका पैराग्राफ्स भी हैं, राइट, वो आपको फैक्चुअल बेस भी हैं और नैरेटिव बेस भी है, और मतलब कोई भी आउट ऑफ स्पेस भी कोई भी आपको पैराग्राफ आ सकता है। तो इसके लिए आपकी जो रीडिंग है काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, बिकॉज 400 से 500 वर्ड का एक पैराग्राफ रहेगा।
तो यहाँ पर समझ आ गया कि आपको रेगुलर रीडिंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, वो आप न्यूज़पेपर से भी कर सकते हो। और जो ये बुक है यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 12 प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे, बार बार जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा। एंड यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक की जब मैंने आपसे बात करी, तो डोमेन स्पेसिफिक में आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो एडुकार्ट इज द ओनली पब्लिशर्स जिन्होंने आपको सब्जेक्ट बेस्ड भी बुक्स निकाल दी हैं, और सब्जेक्ट बेस्ड में भी सभी बुक्स में आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब आता है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में आपके पास आ जाता है जर्नल टेस्ट, ठीक है। तो जर्नल टेस्ट में आपके पास जीके है, जीके में करंट अफेयर आ जाएंगे, जनरल नॉलेज आ जाएगी, और फिर आपके पास आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका जनरल मैथ जो आपके 8, 9, 10th में पढ़ा है, जैसे कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन, या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन करो, ये जो सिंपल आपने पढ़ रखे हैं। एंड देन आपके पास आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता है पजल्स रहती है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लड बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, या कुछ पैटर्न्स कुछ भी। ये तो था हमारा एग्जाम का पैटर्न। तो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में आउट ऑफ 50। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर भी सेकंड सेक्शन में भी आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। और जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन होगा जनरल टेस्ट में, इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। ओके, तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं समअप कर देती हूँ कि भाई हमको एग्जाम देना है कि नहीं देना है। तो जवाब है आपको एग्जाम ज़रूर देना चाहिए, आइदर यू आर नीट और जेईई स्टूडेंट, और उसके अलावा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम ज़रूर देना चाहिए। चाहे आप ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट नहीं भी करें, बट स्टिल यू शुड गिव, एटलीस्ट आपको पता तो लगे भाई हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने पानी में हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया कौन कौन से कोर्सेज हैं। एग्जाम की लास्ट डेट आने वाली है, शायद से डेट एक्सटेंड हो जाए, बट कुछ कह नहीं सकते। अभी के लिए जो डेट है यही फाइनल है। और ये जो एग्जाम का पैटर्न है, प्रेपरेशन मैंने आपको बता दी है कि आप एडुकार्ट की बुक से कर सकते हैं, बिकॉज एडुकार्ट की जो बुक्स है उसी में जो है आपको करंटली जो भी वेबसाइट पे आया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मतलब एकदम मैचिंग चल रही है बुक्स, बिल्कुल ओके। और प्रॉपर आपको पैटर्न वगैरह मैंने आपको समझा दिया है। अब प्रेपरेशन आपको करनी है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, हार्डली आपको 20-30 डेज में आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है क्लास 12th में। बस आपको ब्रशअप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं, ताकि आप समझ सको कि यार हमको किस तरह से निकालना है। तो यार जो अगर बुक्स के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो। और सब कुछ बढ़िया तरीके से करना। टिल देन वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। बाय बाय, टेक केयर।